जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकली चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2D एरे या फिर 2 डायमेंशनल एरे आखिर क्या होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से आप 2D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। साथ ही में मैंने आपको एक प्रोग्राम भी बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक मैट्रिक्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं तो आप उन दोनों मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक एडिटर ओपन किया हुआ है। आप चाहें तो कोई भी कंपाइलर या फिर कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सोर्स फाइल ओपन की हुई है। इसमें सबसे पहले मैं इंक्लूड करता हूँ हेडर फाइल्स को। तो हैज़ इंक्लूड stdir.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी। उसके बाद मुझे एक और हेडर फाइल चाहिए, इसका नाम है connew.h हेडर फाइल। इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद मुझे मेन फंक्शन चाहिए, तो void मेन फंक्शन और उसकी बॉडी। ये बेसिक काम आप सभी को करना ही होता है और हर प्रोग्राम में हम करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमें दो मैट्रिक्स चाहिए। तो एक मैट्रिक्स के लिए हम ले लेते हैं ए नाम ले लेते हैं एक एरे का, और उस एरे को हम 3 रोज और 3 कॉलम एज ए सबस्क्रिप्ट हम दे देते हैं। तो ए नाम की हमारी एक मैट्रिक्स है जिसकी रो जो सबस्क्रिप्ट है उसकी 3, उसकी जो हाइट है मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वैल्यू, और जो कॉलम है उसकी भी हमने मैक्सिमम वैल्यू 3 दे दिया। ठीक है, 3/3 दे देते क्योंकि हमें मालूम है हम 3/3 पे ही काम करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें अपने हिसाब से। उसके बाद हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए, तो हम एक और बी नाम से मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसका भी साइज हमने रो का और कॉलम का 3/3 लिया है। तो दो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ आ गए हैं, यानी कि दो एरे हमारे पास आ गए यहाँ पर 2D के। क्योंकि हमारे पास 2D है तो हमारे पास दो लूप चलेंगे, और एक लूप में जो एक वेरिएबल होगा वो होगा आई, जिसे हम रो के लिए यूज़ करेंगे, और एक वेरिएबल होगा हमारा जे, जिसे हम कॉलम के लिए यूज़ करेंगे। तो दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर ले लिया, दो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब आप एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम कोई a+b का सिंपल सा प्रोग्राम बनाते थे तो हम क्या करते थे कि दो नंबर लेते थे, दो वेरिएबल लेते थे, और उनको हम इनपुट लेने के बाद a और b का इनपुट लेने के बाद उन दोनों का एडिशन करके हम c नाम के एक वेरिएबल में डाल देते थे, यानी कि c नाम के वेरिएबल में उसका रिजल्ट होल्ड कराते थे और बाद में हम c को प्रिंट करा देते थे। सेम काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए, आपके पास दो एरे हैं 2D एरे। जब आप एक दो 2D एरे को ऐड करेंगे तो रिजल्ट तो आपके पास एक आएगा, तो वह रिजल्ट भी आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना है, तो उसके लिए भी एक 2D एरे चाहिए। तो यहाँ पर एक और तीसरी एरे चाहिए आपको 2D का, यानी कि आप एक तरीके समझ लिए ए और बी नाम के आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। आप जब उनको ऐड करेंगे तो आपके पास एक और मैट्रिक्स आएगी जो फाइनल मैट्रिक्स होगी या जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगी, उसे आप तीसरा जो एरे लेंगे हम 2D का उसमें होल्ड करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और एरे ले लेते हैं 2D का, तो 3/3 इसका भी साइज हम कर देते हैं जिसमें हम रिजल्ट होल्ड कराएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर सी की जगह इसका नाम रिजल्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ, और फॉर लूप मैं पहले चलाता हूँ रो के लिए। तो रो के लिए मैंने आई नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसे हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है लोअर बाउंड। तो आई इज इक्वल टू 0 या फिर आई में असाइन कर दे 0। मैं इक्वल टू बोल रहा हूँ पर ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है, सी में याद रखिएगा। तो आई इक्वल टू 0 देन आई इज लेस देन टू द रो, क्योंकि आई हमारा रो के लिए। अब रो वाले सब्सक्रिप्ट तो देखिए, पहली मैट्रिक्स यानी कि ए वाले एरे में इसमें रो का साइज जो है हमारा 3 है, तो हम यहाँ पर रो की जगह 3 कर देते हैं, यानी कि आई इज लेस देन टू 3। अब आप देखिए 0 से हमें 3 तक जाना है, यानी कि इंक्रीमेंट करना है, 0 से 1 2 3 तक जाना है, तो हमें आई प्लस प्लस करना होगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक और लूप चलाऊंगा, इनर लूप, जिसमें मैं कॉलम से काम करूँगा। तो फॉर लूप मैंने एक और चलाया कॉलम के लिए, जिसके लिए मैंने कॉलम के लिए मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया था जे। तो जे हमारा कॉलम के लिए था, और क्योंकि मैं इसे भी 0 से चलाऊंगा क्योंकि ये भी एक सबस्क्रिप्ट है और ये एरे हमेशा लोअर बाउंड 0 से ही चलता है। तो जे इज इक्वल टू 0 देन जे इज लेस देन टू द कॉलम। अब आपको पता है कॉलम वाले सबस्क्रिप्ट में भी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर रो भी लिखा था, ऊपर वाले आई लेस देन टू रो, और नीचे वाले इसमें इनर लूप में मैंने लिखा है जे इज लेस देन टू कॉलम। ये क्यों लिखा था? ये इसलिए लिखा था ताकि अगर आप यूज़र से इनपुट कराते हैं रो और कॉलम की वैल्यू को, तो उस समय आपको वह वेरिएबल इस तरीके से लिखने होंगे। अगर आपके पास रो और कॉलम का कोई वेरिएबल था और आपने उनको इनपुट लिया है तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं।
अगर आपके पास ऐसा कोई इनपुट नहीं लिया है अपने रो और कॉलम के लिए तो आप सीधे उसकी सब्सक्रिप्ट वाली साइज को डाल सकते हैं। ठीक है, तो j इज लेस देन टू 3 देन j प्लस प्लस। उसके बाद इसके इनर लूप में मुझे इनपुट चाहिए क्योंकि पहले स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया। अब आप देखेंगे इंटीजर टाइप के आपके सारे वेरिएबल्स हैं, तो आप इंटीजर के लिए परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये स्कैनफ है तो स्कैनफ फंक्शन में आप एम्परसेंड नाम का एक स्पेशल सिंबल यूज़ करता है। इसके बाद आप यहाँ पर वह मैट्रिक्स का नाम लेंगे जिसमें इनपुट कराना चाहते हैं, तो वह है एरे हमारा ए। 2D एरे है तो यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्ट है हमारे पास। पहला सब्सक्रिप्ट हमारा रो के लिए होता है, रो के लिए हमने आई यूज़ किया होता है, यहाँ पर हम आई पास करेंगे। और दूसरा सब्सक्रिप्ट हमारा कॉलम के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पर हम जे पास करेंगे। जब हम पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट्स ले लेंगे तो उसके बाद हमें दूसरी मैट्रिक्स में भी एलिमेंट लेना है, उसके लिए भी सेम यही काम कराना है हमें। तो उसके बाद पहले मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ से नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ ताकि एक थोड़ा सा गैप हमारे आउटपुट में मिले, और सेम मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेम वही कॉपी करना है आपको और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट कर देना है। अब यहाँ देखिए एंटर द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड मैट्रिक्स, और ये जो आई लूप जे लूप है ये सेम चलेगा क्योंकि आई लेस देन टू 3 है और जे लेस देन टू 3 है। और आप देखेंगे सेकंड मैट्रिक्स में भी रो सब्सक्रिप्ट और कॉलम सब्सक्रिप्ट भी 3 है, तो ये सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप इनपुट में पहली मैट्रिक्स ए की जगह आप यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स यानी कि बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बी में भी ये इनपुट आ जाएगा। यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन ले लेता हूँ मैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। उसके बाद मैं सेम लूप चलाऊँगा, ठीक है, एडिशन के लिए। तो सेम लूप चलेगा आई लेस देन टू 0 क्योंकि हमें पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक सबको जोड़ना है, तो पहले एलिमेंट 0 होता है, तो आई लेस देन टू 0 देन आई लेस देन टू रो और रो साइज इज 3 देन आई प्लस प्लस। इसके बाद इनर लूप में जाने के बाद मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ कॉलम के लिए j इक्वल टू 0 देन j इज लेस देन टू 3 देन j प्लस प्लस। लूप में जाने के बाद मैं लिखता हूँ एक रिजल्ट नाम का मेरे पास एक क्या था एरे था 2D एरे, ठीक है, ये वाला एरे देखिए, ठीक है। और इस एरे में मेरे पास क्या था, यहाँ पर पहला सब्सक्रिप्ट था रो के लिए और दूसरा सब्सक्रिप्ट था कॉलम के लिए। अब मैंने आपको बताया रो के लिए मैंने कौन सा सब्सक्रिप्ट लिया है, अब रो के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल लिया है, आई लिया है, और कॉलम के लिए कौन सा लिया है, जे लिया है। तो रिजल्ट इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहली मैट्रिक्स के सब्सक्रिप्ट साथ में दूसरी मैट्रिक्स के सब्सक्रिप्ट, और पहला सब्सक्रिप्ट किसके लिए होता है, रो के लिए यानी कि आई, और दूसरा कॉलम के लिए यानी कि जे। ऐसे ही सेम इधर आई देन जे और यहाँ पर क्या सेमीकोलन। अब आप देखेंगे ये एकदम सिमिलर है किसके कि C इक्वल टू ए प्लस बी के। आप ऐसे ही करते थे ना जब 2 नंबर को ऐड कराते थे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंटेज डी, और मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि अच्छा लिखे। तो हम परसेंटेज डी क्योंकि हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट किसको कराएंगे, रिजल्ट को कराएंगे, तो रिजल्ट और उसके सब्सक्रिप्ट में पहला सब्सक्रिप्ट रो के लिए आई देन जे कॉलम के लिए, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद अब देखिए आप क्योंकि आपको बार बार नेक्स्ट लाइन में जाना भी है, तो आप आउटर लूप में यानी कि इनर लूप के बाद आउटर लूप में यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन दे दीजिए ताकि जितनी बार आप पे एक रो प्रिंट हो उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट होती रहे, और फिर जब लास्ट में आए अभी लूप का काम खत्म हो जाए तो आप लिख दीजिएगा गेट ch। यह नेक्स्ट लाइन तो हो गया। मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ और बढ़ा देता हूँ आउटपुट के लिए, जहाँ मैं लिख देता हूँ कि आउटपुट, और इसे भी नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोग्राम हमारा बन गया। अब इस प्रोग्राम को जल्दी हम एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं, क्या पता कोई एरर हो इसमें, तो एग्जीक्यूट कराते हैं इसको हम। तो यहाँ पर मैं आउटपुट नेम डालता हूँ ./मैट्रिक्स, और जैसे ही मैंने ये आउटपुट दिया तुरंत आया एंटर द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। अब देखेंगे आप रो का साइज 3 है, कॉलम का साइज 3 है, यानी कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया था टोटल एलिमेंट यानी कि रो इंटू कॉलम, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 टोटल एलिमेंट आपको देना है, तो 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 एंड 9। पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट हमारे ये हैं, ठीक है। इसमें अगर आप पूछेंगे 0 वाली पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है तो 1 है। इसके बाद एंटर मारा तो तुरंत आया एंटर द एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, 9 एलिमेंट चाहिए तो इस बार मैं 9 से स्टार्ट करता हूँ। 9 8 7 6 5 4 3 2
1। अब आप देखेंगे, अब इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को आपस में ऐड करेंगे तो सबका आंसर 10 ही आएगा। तो यानी कि अब जो हमारी एलिमेंट या फिर जो मैट्रिक्स हमारी जो प्रिंट होकर आएगी आउटपुट वाली, उसमें सारे एलिमेंट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ गई जिसके सारे एलिमेंट 10 है, क्योंकि हमारे पहले और दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं आपस में तो वह 10 होता है। तो इसका मतलब हमारा ये प्रोग्राम एकदम सही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी फॉलो करके मुझसे कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्सनल से मतलब मेरा स्टडी से था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।